1 साल और 8 महीने के बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन पेड़ के ऊपर बैठे हुए नीचे देख रहा होता है जहाँ पर दो लोग काफी रफ्तार से भाग रहे होते हैं जो कि प्रिंस यानी कि मैग्नस के भाई होते हैं। उन्हें देखकर वो कहता है दो प्रिंस जिसका पीछे किया जा रहा है और एक बॉडीगार्ड और उन प्रिंस में से एक क्राउन प्रिंस है। अंदर है तीसरा प्रिंस जो 1 साल पहले गायब हो गया था और वापस आ गया मैग्नस। और फिर वो मैग्नस को देखकर कहता है क्या ये बस थ्रोन के लिए आम सा संघर्ष है। और तभी वहां पर एक और एक पर्सन आता है और कहता है ये आम बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि हमें ऐसे रोकने की जरूरत नहीं है। तब वो आदमी कहता है मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे बीच में जाने की कोई जरूरत या वजह नहीं है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि सिर्फ सबसे काबिल ही जिंदा रह सकता है और एंट्री बन सकता है। तब वो दूसरा वाला पर्सन कहता है सबसे काबिल की जीत है ना, क्या ऐसी सोच थोड़ी जानवरों जैसी नहीं है। ये सुनकर वो बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास पूरी ताकत है। अब चलते हैं, कल पता चल जाएगा कि क्या होता है। फिर प्रिंस को देखते हैं जो काफी तेजी से भाग रहे थे और तब उनके बॉडीगार्ड को देखते हैं जो बोलता है योर हाइनेस आगे चलना डेंजरस हो सकता है। और तब वो दोनों चौंक कर वहीं खड़े हो जाते हैं क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं होता है। दूसरी तरफ उनका बॉडीगार्ड कहता है मैं आपको यही रोकने की सलाह देता हूँ, अगर आप इस साइनस को चोट पहुंचाते हैं तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। ये सुनकर मैग्नस कहता है तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैं देशद्रोह की साजिश कर रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम लोग इतने तनाव में क्यों हो भाई। हम तो बस शिकार कर रहे थे इस बहुत ही खास जगह पर, जातों से भरी हुई। ये सुनकर प्रिंस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तो अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम बदले लेने वाले हो। तब मैग्नस कहता है नहीं, जो हुआ वो बस एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। क्राउन प्रिंस और उनकी पार्टी का सामना एक पुकार जानवर से हुआ। जब वो शिकार पर निकले थे तो उस जानवर ने उनका पीछा किया, फिर उस जानवर ने उनके बॉडीगार्ड के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद क्राउन प्रिंस और दूसरे प्रिंस मेरे भाई उस जानवर से भागते हुए चट्टान से नीचे गिर गए। और तब वो अपने मैजिक से एक बीस्ट को बुलाता है और फिर वो आगे कहता है एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट में। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है ये तो बिल्कुल ही बेतुका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की। क्राउन प्रिंस को अगला एम्परर मैं ही बनूंगा। उसे सुनते ही मैग्नस के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो हंसते हुए उसे चुप करने का इशारा करता है और बोलता है तुम्हें चुप रहना चाहिए मेरे भाई। जानवर जितना ज्यादा तुम उन्हें उकसाओगे वो उतना ही ज्यादा हिंसक होते जाएंगे। और तब वो बीस्ट उनकी ओर बढ़ने लगता है और वो दोनों प्रिंस खाई से नीचे गिर जाते हैं। और तब मैग्नस वो खाई के पास आता है और उन्हें एक नजर देखता है, फिर वो एक स्माइल करता है। तब उसके पास वो बीस्ट आकर बोलता है सेटिस्फाइड हो, तुम जो बदला चाहते थे वो ले लिया गया है, जल्दी तुम्हारे हाथों में भी ताकत होगी। समझदार। ये सुनकर मैग्नस कहता है नहीं, ये बस उसे पाने का एक तरीका है, तो ये अभी भी काफी नहीं है। ये सुनकर वो बीस्ट हंसते हुए कहता है हाँ कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी निराशा और गुस्सा कहाँ तक जाता है, मैं तुम पर नजर रखूंगा। और तब वो दोबारा से मैग्नस के अंदर चला जाता है और तब मैग्नस को देखते हैं जो एक गहरी सी सांस लेता है। और तब हमारा सीन शिफ्ट होता है, इलियाना को देखते हैं जो लाइब्रेरी में काफी किताबों के बीच गिरी हुई थी। तब उसे कोई उठाते हुए कहता है उठ जाओ, और वो लेडी उसे उठाकर वहां से चली जाती है। फिर इलियाना शूलिया से कहती है मैं कितने लंबे समय तक सोई हुई थी। तब शूलिया कहती है आधे घंटे तक। और तब इलियाना दोबारा से लेट जाती है। उसे देखकर शूलिया कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम प्रीस्ट के एग्जाम के ठीक बाद यहाँ आ गई हो। मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ा आराम कर लो। दूसरी ओर इलियाना अपने मन में सोचती है मैं और इंतजार नहीं कर सकती, अब जब मेरे जाने का समय करीब आ रहा है तो मुझे बेचैनी हो रही है। उस दिन बुरी तरह भीगने के बाद मैं शिमोन की लगातार परेशानियां झेलती आई हूँ, उस डाक बुक के बारे में जानकारी छुटाने में लगी रही हूँ, लेकिन अब तक मुझे कोई नतीजा नहीं मिला। हालांकि एक अच्छी बात जरूर हुई है, इन सब का श्रेय शूलिया को जाता है जिसने मुझे परेशान किए जाने से बचाने के लिए कदम उठाया। और शूलिया मुझसे कहती है तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया, क्या लाइब्रेरी में बिताया गया तुम्हारा समय सार्थक था। ये सुनकर इलियाना कहती है मुझे लगता है मैंने ठीक ठाक किया, लेकिन मेरी बात छोड़ो, तुम क्या देख रही हो। शूलिया कहती है ओह ये प्रेस्टिज के लिए न्यूज़ लेटर है, स्टूडेंट्स को इसे पढ़ने की इजाजत नहीं है।
लेकिन हम जल्दी कोर्स पूरा कर लेंगे इसीलिए। और तभी इलियाना उसे वो पेपर ले लेती है, लेकिन जब वो उसे पढ़ती है तो पूरी तरह से चौंक जाती है। दूसरी ओर जूलिया उसे बोल रही होती है, लगता है जब हम यहाँ फंसे हुए थे तब बहुत कुछ हुआ, एम्परर का निधन हो गया है। उसे सुनकर इलियाना कहती है, तो फिर थ्रोन? फिर जूलिया कहती है, ओह ये थोड़ा पेचीदा मामला है। एम्परर की मौत से कुछ हफ्ते पहले क्राउन प्रिंस और प्रिंस शिकार पर गए थे और अगले दिन उनकी लाश चट्टान के नीचे मिली। लेकिन अच्छी बात यह है कि तीसरे प्रिंस जो लापता थे 1 साल पहले वापस आ गए, हिज मैजेस्टी के गुजरने से पहले। कहा जाता है कि उन्होंने तीसरे प्रिंस को ही अगला एम्परर चुना था। उसे सुनकर इलियाना अपने मन में सोचती है, तो आखिर में मैग्नस ने अपने भाइयों को मार ही डाला। उसे देखकर जूलिया कहती है, इलियाना तुम पीली दिख रही हो, तुम वापस जाओ और थोड़ा आराम करो। ये सुनकर वो कहती है, हाँ मुझे ऐसे ही करना चाहिए। तब जूलिया उसे डोर में जाते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? और इलियाना अपने मन में सोचती है, मुझे नर्वसनेस और डिजी जैसा लग रहा है। इस साल इलियाना 25 और मैग्नस 24 साल का हो जाएगा। सारा दुख मिटाने के लिए ये बहुत कम समय है। और तब वो जूलिया से कहती है, तुम अंदर जाओ। ये सुनकर वो कहती है, क्या तुम पक्का अकेले संभालोगी? ये सुनकर वो कहती है, हाँ। फिर वो अपने मन में सोचती है, लेकिन एक दूसरे को बुलाने के लिए इतना समय काफी था। लेकिन मैं अभी भी इस बेचैनी से छुटकारा नहीं पा रही हूँ। और जूलिया वो वहां से जाते हुए कहती है, ओह इलियाना, तुमने कहा था कि तुम्हारा घर कैपिटल में है ना? मैंने सुना है कि वहाँ जल्दी ही राज्याभिषेक होने वाला है। अगर तुम संपन्न समारोह के ठीक बाद घर जाओ तो शायद तुम उसे देख पाओगी। ये सुनकर इलियाना उसे कहती है, ठीक है मैं इसे याद रखूंगी। लेकिन वो अपने मन में सोचती है, मैं उससे मिलने कभी नहीं जाऊंगी। घर लौटने के बाद भी मैं बस दूर से ही उसकी हरकतों पर नजर रखूंगी। मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगी, कभी भी नहीं। दूसरी ओर हमें राज्याभिषेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नवलेडी फुसफुसाते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो सच में ऐसा करने जा रहे हैं। कुछ ऐसा ये बेतुका है, वो और क्या कर सकते हैं। तीसरे प्रिंस को चुना गया था, लेकिन माना जाता है कि उसने पिछले क्राउन प्रिंस और प्रिंस को मार डाला और उसकी सपोर्ट बेस भी कमजोर है। काश इस मिनिस्ट्री का दिमाग ठीक होता। और तभी वह जोर से अनाउंस किया जाता है, एम्पायर के न्यू सन, हिज मैजेस्टी द एम्परर मैग्नस डी क्लाउड। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग चेयर करने लगते हैं और फिर पूरे एम्पायर की प्रजा वो कहते हैं, आप लंबी जिंदगी जिए योर मैजेस्टी, हमारे एम्पायर के न्यू सन। और इस वक्त वो लोग भी खुशियां मना रहे थे। दूसरी ओर टेम्पल में प्रीस्ट कहता है, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज यहाँ संपन्न समारोह में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2 साल की पढ़ाई सक्सेसफुली पूरी कर ली है। उन 2 सालों में बहुत कुछ हुआ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये समय बहुत कम था, दूसरे के लिए ये समय बहुत लंबा था। फिर भी आपने उन सालों का सम्मान किया और विजेता बनकर उभरे। इसलिए आपके सामने आने वाले फ्यूचर में मेरी यही निवेदन है कि रेगनिवा हमेशा आपके साथ रहे। और तब इलियाना वो अपने घर वापस आ जाती है। उसे देखकर सर्वेंट्स कहते हैं, वेन परिवार में लौटने के लिए। और दूसरी ओर मैग्नस को वो नॉबल्स कहते हैं, इम्पियर फैमिली का नया हेड बनने के लिए हम सिंसियरली आपको वेलकम करते हैं योर मैजेस्टी द एम्परर मैग्नस डी क्लाउड। और इलियाना को उसके सर्वेंट कहते हैं, लेडी इलियाना ग्लेन। उसके बाद इलियाना को देखते हैं जो अपने मन में सोचती है, कितनी अजीब बात है, मैं अचानक घर लौट आई, फिर भी वो मेरा यहाँ वेलकम करने के लिए तैयार है। फिर बटलर उसे कहता है, वेलकम बैक माई लेडी। ये सुनकर वो कहती है, हेलो। तब बटलर उसे कहता है, हिज लॉर्डशिप आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही वो चौंक कर सोचती है, क्या मार्कस मनोरंजन में वापस आ चुके हैं। और बटलर उसे कह रहा होता है, वो चाहते हैं कि आज रात आप उनके साथ डिनर करें। और इलियाना तो पसीने छूट रहे थे। तब बटलर वो आगे ही बोलता है, आज रात के डिनर के लिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें पिछले 2 सालों में अपनी प्रीस्टेस की पढ़ाई के बारे में बताएंगी। ये सुनकर इलियाना कहती है, उन्हें बता देना कि मैं अपने उनके साथ आ रही हूँ। ये बोलकर वो अपने कमरे की ओर जाने लगती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है, उन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब उनकी अपनी बेटी बिना एक शब्द कहे घर छोड़कर चली गई। उन्हें पहले से सब कुछ पता था। और तभी वो अपने कमरे के पास आकर रुक जाती है। इसको देखकर उसकी मेड कंफ्यूज जाती है। तब वो एक गहरी सांस लेकर उनसे बोलती है, क्या मुझे सचमुच ऐसा करना होगा? और तब वो अंदर चली जाती है। फिर इलियाना को देखते हैं जो बात ले रही होती है। वो अपने पैरों को देखकर कहती है, मेरे पैर पर चोट के निशान देखकर मुझे पहली बार चौंके हुए 2 साल हो चुके हैं। अब वो सब गायब हो चुका है। मार्क्वेस ग्लेन। नॉवेल में उनके बारे में कुछ भी नहीं था, बस एक वाक्य छोड़कर। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
जब मैग्नस ग्लेन परिवार का कत्ल करने आया तो मार्कस भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी वाइफ को अपने हाथों से ही मार डाला और उस उनसे समय अपने शरीर के साथ वो शांति से एम्प्रो का इंतजार करता रहा। और मुझे लगता है कि मैग्नेस ही मेरी जिंदगी में एकमात्र रुकावट होगा। अब से मुझे मार्कस को भी धोखा देना होगा, साथ ही मैग्नेस के बारे में और भी जानकारी जुटानी होगी। और तब वो एक गहरी सांस लेकर अंदर डूब जाती है और आगे सोचती है, मैग्नेस नॉवल की तुलना में थोड़ा पहले ही एम्प्रे बन गया है। अगर वो इलियाना को भूल नहीं पाता तो वो उसे ढूंढने लगता। तो इसका मतलब है कि मुझे हाई सोसाइटी से दूर रहना होगा। और तब वो ऊपर आ जाती है। उतने में कोई दरवाजा नॉक करके कहता है, माय दीदी डिनर का वक्त होने वाला है। ये सुनकर वो एक गहरी सांस लेकर बाथटब से बाहर निकलती है और उसे बोलती है ठीक है। फिर मेड्स उसे तैयार करने लगती है और इलियाना वो अपने मन में सोचती है, फिलहाल इस शाम को मुझे जाने देना चाहिए। और तब वो तैयार होकर डाइनिंग रूम आ जाती है। एक मेड उसे कहती है इस तरफ माय लेडी। और तब मार्क्वेस उसे देखकर कहते हैं, काफी समय हो गया है इलियाना। उसकी आवाज सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो घबराते हुए सोचती है, खुद को संभालो, अपने डर के आगे हार मत मानो। और तब वो खुद को शांत कर कर कहती है, हाँ फादर। और फिर वो अपने टेबल पर आकर बैठ जाती है। तब मार्क्वेस उसे कहते हैं, तो क्या तुमने अपने 2 साल की आजादी का मजा लिया? अचानक से प्रीस्टेस बनने की पढ़ाई, और मैंने देखा कि तुमने और भी इंटरेस्टिंग काम किया है। 10 पालतू जानवरों को तुम पाल रही थी, उसे आजाद करना भी इसमें शामिल है। ये सुनकर वो चौंक कर सोचती है, तो उन्हें पता था मैग्नस के बारे में। और उसे ऐसा देखकर मार्क्वेस कहते हैं, इलियाना। ये सुनकर वो चौंक जाती है और तब वो काफी खतरनाक वॉइस में कहते हैं, ऐसा लगता है कि जब हम अलग थे तो तुम तमीज भूल चुकी हो। तब इलियाना घबराते हुए कहती है, फादर मैं। तब मार्क्वेस कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना शांत क्यों रहा हूँ? ये दयालुता का काम था। मैंने तुम्हारी लगाम बहुत कस के पकड़ रखी थी, इसलिए तुम्हें थोड़ी आजादी देने का समय आ गया था। लेकिन इस नतीजे को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से समझाने का समय आ गया है। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तब वो अपने मन में सोचती है, शरीर के उन हिस्सों पर चोट के निशान जो दिखाई नहीं देते हैं, एक ऐसा खौफ जो मेरा दम घोट रहा है। क्या इलियाना घरेलू हिंसा का शिकार थी? मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ना हो। और तब मार फिर उसे कहते हैं, क्या तुम भूल गई हो कि मुझे जवाब कैसे देना है? मैं समझ गया, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आज से जब तक मैं इजाजत ना दूं तुम बाहर नहीं जा सकती। ये बोलते ही वो उठकर वहां से जाने लगते हैं। उसे जाता हुआ देखकर इलियाना कहती है, फादर। और तब वो सोचती है, अरे नहीं मार्कस ऐसे नहीं जा सकते, वहां कोई रास्ता जरूर होना चाहिए, लेकिन कैसे? तभी उसे एक आइडिया आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे याद नहीं है। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी लियाना उसे कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है फादर। और तब वो अपने मन ही मन सोचती है, सच कहूं तो मुझे ये बेकार लगा। नेताओं का आम जवाब, मैं कौन हूँ? टीवी ड्रामा में अक्सर ऐसी कहानियां होती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी बात कहूंगी, लेकिन अभी मेरे दिमाग में यही बात आ रही है। उसे सुनकर मार्क्वेस कहते हैं, तुमने अभी अभी क्या कहा? तभी इलियाना कहती है, टेम्पल के अंदर एक छोटा सा हादसा हो गया था और मुझे बुखार हो गया। तब से मुझे अपने बचपन की यादें धुंधली धुंधली याद है। उसे सुनकर मार्क्वेस कंफ्यूज होकर कहते हैं, एक्सीडेंट? तब इलियाना कहती है, हाँ, ये किसी साथी के द्वारा की गई आम बदमाशी थी। मैं पानी से पूरी तरह भीग गई थी, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे आपके सामने थोड़ा अजीब लग रहा है। और तब वहां पर तो एक साइलेंस हो जाता है। तब विलियाना उसे कहती है, फादर ये सच है। और वो तो अपने आंखों में आंसू लिए ये कह रही थी। तब वो सोचती है, रो विलियाना, तब कम से कम तुम्हें थप्पड़ तो नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्क्वेस वो कहते हैं, आई सी, मारवा, कल सबसे पहले डॉक्टर को बुलाओ और उसके शरीर की अच्छी तरह से जांच करो, फिर मुझे रिपोर्ट बताना। ये सुनकर वो कहता है, जी माय लॉर्ड। फिर मार्क्वेस जाते हुए उसे कहता है, और इलियाना, मुझे लगता है कि अब से तुम्हारे दिन काफी बिजी रहेंगे। सबसे पहले रात के खाने के बाद ऊपर जाकर आराम करो। ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर कहती है, एक्सक्यूज मी। तब मार्क्वेस वहां से जाते हुए कहते हैं, तुम्हें अभी भी बाहर जाने की मनाही है। आखिरकार तुम्हें वो सब कुछ पढ़ना होगा जो तुम भूल गई हो। तुम्हें टेस्ट देने होंगे हर शाम। अगर तुम आंसर देने में अनेबल रही तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर इलियाना कहती है, हाँ फादर, मैं इसे याद रखूंगी। फिर उसके जाने के बाद वो एक गहरी सांस लेती है। और मिट्स वो तो अपना ही काम कर रही थी। तब इलियाना अपने सर को पकड़कर सोचती है, क्या सब ठीक रहा है? वो कभी अपने इमोशंस नहीं दिखाते,
इसलिए मुझे नहीं पता कि मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया या नहीं। और तब वो अपने खाने की प्लेट को देखती है और फिर उठकर जाते हुए सोचती है, मैं जरूर तनाव में हूँ मेरे पेट में। लेकिन उसे जाता हुआ देखकर मेड्स कहती है, माय लेडी। तब इलियाना उन लोगों से कहती है, मेरा हो गया है, टेबल साफ कर दो। ये बोलकर वो वहां से जाते हुए सोचती है, कम से कम मैं सबसे बुरी हालत से तो बची गई। आज मैं इतने में ही खुश रहूंगी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चीयर अप। और तब सिल जाता है मार्क्वेस की ओर, जो कि अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। तब वो उनके बटलर से कहते हैं, तुमने देखा है कि क्या हुआ? इससे तुम्हें पता होगा कि तुम्हें मेरे लिए क्या लाना है। ये सुनकर बटलर कहता है, मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि हमें वो व्यक्ति मिल जाए जिसने मेरे शिप पर पानी डालने की हिम्मत की थी। तब मार्केस बोलते हैं, हाँ, और इलियाना पर नजर रखना। ऐसा लगता है कि सच में उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसमें कुछ तो अलग लग रहा है। ये सुनकर बटलर कहता है, मैं आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा माय लॉर्ड। और तब मार्क्वेस एक लेटर खोलते हुए कहते हैं, तुम अब जा सकते हो। फिर बटलर वो वहां से चला जाता है और फिर मार्क्वेस को देखते हैं, जो उस लेटर को पढ़कर कहते हैं, लगता है वहां भी अफरा तफरी मची हुई है। हमारे यंग एम्परर ने एक बहुत ही साहसी फैसला लिया है।